जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहती है और कवर करती है। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज के बारे में जानेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां मैपिंग करेंगे और स्टैटिक जीके को भी जानेंगे। इसी के साथ साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रीवियस स्कीम्स रहती हैं और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए चलते हैं पहले न्यूज की तरफ, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ी हुई है। हु वॉन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा जीता गया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। यानी अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है। और इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने हराया है कमला हैरिस जी को। यानी अभी हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें कमला हैरिस जो है वो सेकंड नंबर पर रही और डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जीत चुके हैं, जो कि जियो बाइडेन की जगह लेंगे और ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति यहाँ पर अमेरिका के बन जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर बता देते हैं कि अमेरिका जो है वहाँ पर फेडरल सिस्टम कार्य करता है और यहाँ की जो पार्लियामेंट होती है उसको हम सीनेट के नाम से जानते हैं। अब आते हैं इसके स्टैटिक पे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप सभी लोग जानते हैं, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? तो इसकी कैपिटल हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने राज्य या कितने स्टेट हैं, तो यहाँ पर अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हो जाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा जो स्टेट हो जाएगा इनका वो टेक्सास हो जाएगा। टेक्सास स्टेट जो है ये यहाँ पर लार्जेस्ट स्टेट अमेरिका का है। इसी के साथ यहाँ पर बता देते हैं कि अमेरिका के अंदर और भी कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि यूनाइटेड नेशन इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है यूएनजीए का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन सब, जैसे यूनाइटेड नेशन का आपका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो ये इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर हो जाएगा। न्यूयॉर्क आपसे पूछा जाए कि यह किस नदी के किनारे पर है, तो ये हडसन रिवर के किनारे या हडसन रिवर के बैंक पर स्थित है। आइए अगली न्यूज पर चलेंगे हम। फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जिसका नाम लिंगोसैट है, वह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी आप सभी लोग जानते हैं कि जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है तो स्पेस में यानी अंतरिक्ष में जो कचरा जमा हो जाता है उसका निवारण करने के लिए यहाँ पर किस देश के द्वारा लकड़ी का बना हुआ एक सैटेलाइट जिसका नाम है लिंगोसैट उसको लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जापान। यानी जापान की जो स्पेस कंपनी है या जापानीज स्पेस कंपनी जाक्सा जो है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि एक वुडन सैटेलाइट है। इसी के साथ यहाँ पर बता देते हैं कि जो साथ ही साथ यहाँ देखेंगे इंडिया की जो वो स्पेस कंपनी क्या हो जाएगी, वह इसरो रहेगी, जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसको बनाया गया था 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना करी गई थी। इसी के साथ यहाँ पर बता देते हैं कि जो रूस है इसकी जो स्पेस एजेंसी हो जाएगी वह रॉसकोमोस हो जाएगी और रूस के द्वारा अभी हाल ही में क्रेव 9 मिशन को लॉन्च किया गया है, जो कि अंतरिक्ष में फरवरी में पहुंचेगा और वहां से भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को एक बार फिर से वापस अर्थ पर लेकर आएगा, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हेड कर रही है अंतरिक्ष के अंदर।
इसी के साथ यहाँ पे बता देते हैं कि अभी हाल ही में इंडिया के द्वारा चंद्रयान-3 जो है उसको लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रमा के साउथ सरफेस पर पहुंचा था। चंद्रयान-3 इसको पहुंचा, यह कब पहुंचा था आपसे ये पूछा जाता है। तो चंद्रयान-3 जो है वह 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था, और इस दिन को हम अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी नेशनल स्पेस डे के रूप में 23 अगस्त को अब हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के द्वारा। और जिस स्थान पर यह चंद्रयान-3 उतरा था उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया के पास कौन से 2 रॉकेट लॉन्चर हो जाएंगे, यानी ऐसे कौन से रॉकेट हैं जिनका उपयोग सैटेलाइट लॉन्च करने में इंडिया यूज करता है, तो जीएसएलवी हो जाएगा और पीएसएलवी होगा। इन 2 रॉकेट लॉन्चर्स को यूज करता है इंडिया सैटेलाइट को लॉन्च करने में। आइए आगे चलेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर को हम यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। या किस वजह से मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस या बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसके उपलक्ष्य में हम यूनिटी डे को सेलिब्रेट करते हैं। वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इनको सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के समय पर 1928 में वहां की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का कारण इनसे इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि जो इंडिया की 562 रियासतें थी, जिनको जिनका एकीकरण करके अखंड भारत का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर बता देते हैं कि स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है, स्टेचू ऑफ यूनिटी या गुजरात के अंदर स्थित है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति है या स्टेचू कह लेंगे हम इसको, जो कि 182 मीटर की है। और यह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है, इनके याद में ही या इनको ही डेडिकेट किया गया है स्टेचू ऑफ यूनिटी। यह भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही स्मार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ यहाँ पर बता देते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया गया था। पहले जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एक ही हुआ करते थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 को समाप्त करके 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में इनको बांट दिया गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन लद्दाख अब भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही जाना जाता है। आइए आगे चलेंगे। 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन इस बार इंडिया के अंदर दिल्ली में किया जाएगा। आप सभी लोग ये चीज याद रखिएगा। इसी के साथ यहाँ पर बता देते हैं कि जो दिल्ली है इसको इंडिया की कैपिटल भी कहा जाता है, कहा क्या है ही। और जो दिल्ली है यहाँ पर पिछले साल इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया था।
अभी दिल्ली में जो राजपथ कर्तव्य, जो आपका राजपथ हुआ करता था, उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, तो जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन है यह 239 कैपिटल ए के अंदर दिया गया है। दिल्ली के अंदर सीएम भी होते हैं, यानी इनकी खुद की विधानसभा भी है, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ के अगर उपराज्यपाल आपसे पूछे जाएंगे प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वो विनय सक्सेना जी हो जाएंगे। अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन किया गया था, जिसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर भारत मंडपम को डेवलप किया गया था, जिसमें G20 की जो मेन वाली बैठक है वह भी आयोजित की गई थी 2023 के अंदर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अयोध्या में 2024 के दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दियों से रोशन किया गया था? आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल दिवाली में दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या के अंदर किया जाता है। वह किस नदी के तट पर किया गया है? तो अयोध्या के अंदर जो है, या अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, इसी के तट पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। इस बार लगभग 25 लाख से ज्यादा दियों को जलाया गया था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह शामिल किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर बता देते हैं कि जो राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई है। राम मंदिर आप सभी लोग जानते हैं, इसका निर्माण करवाया जा रहा है, लार्सन एंड टर्बो कंपनी है जिसके द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है यह लगभग 500 सालों से चला आ रहा था, और इसको 46वें नंबर के जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, रंजन गोगोई जी ने इनके आदेश या इनके समय के फैसले से इस मुद्दे को रिजॉल्व किया है, तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अयोध्या के अंदर ही जो एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, तो यह इस एयरपोर्ट का नाम क्या हो जाएगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अयोध्या कहाँ पर स्थित है, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी के साथ यहाँ पर बता देते हैं अयोध्या के अंदर जो स्टेशन का नाम रखा गया है, तो अयोध्या के अंदर जो स्टेशन है वह महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा गया है, या फिर ये जो एयरपोर्ट है वह भी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ यहाँ पर बता देते हैं एक ऑप्शन दे रखा है कोसी, तो इसको बिहार का शोक या सॉरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बिहार के अंदर काफी ज्यादा बाढ़ आ गई थी, तो यह कोसी रिवर के ही वजह से आ जाती है। और अगला ऑप्शन दामोदर रिवर का दे रखा है, तो दामोदर रिवर को हम स्वारो ऑफ वेस्ट बंगाल या बंगाल के नाम से जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेयर इज छठ पूजा सेलिब्रेटेड? तो छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? आप सभी लोग जानते हैं कि छठ पूजा का आयोजन जो है वह दिवाली के बाद हमेशा ही छठे दिन से शुरुआत इसकी की जाती है, और यह मेनली अगर देखा जाए तो बिहार का एक महापर्व है, लेकिन साथ ही साथ बिहार से लगे हुए अन्य राज्य जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश में भी छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव रहेगा। छठ पूजा के अंदर सूर्य भगवान एवं उनकी बहन छठी मैया, इनकी पूजा करी जाती है, जो कि सूर्य भगवान की ही बहन है, और सूर्य की भी पूजा छठ के अंदर की जाती है। छठ का पर्व जो होता है वह 4 दिनों का पर्व होता है। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये 4 डेज कौन कौन से रहते हैं, या 4 दिनों में किस दिन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो पहला दिन हो जाएगा आपका, उसको हम नहाय खाए के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है उसको यहाँ पे खरना के नाम से जाना जाता है। दूसरे दिवस को खरना कहते हैं। तीसरा जो दिवस होता है उसको संध्या अर्घ के नाम से जानते हैं। इस दिन शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और जो चौथा डेज होता है, जिस दिन इस पूजा का समापन होता है, उसको उषा अर्घ के नाम से, यानी सुबह सुबह इस दिन महिलाएं जो हैं वह सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं, तो इसे उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो छठ पूजा होता है यह 4 दिनों का फेस्टिवल है, और इन चारों दिवसों को सामने लिखे हुए नामों से जाना जाता है। यह एक महापर्व है, और दिवाली के बाद छठे दिन से इस पूजा का आयोजन किया जाता है। पुराणों में कहा गया है कि इस पूजा को सर्वप्रथम सीता जी के द्वारा ही आयोजित किया गया था। दिवाली के बाद तब से इस पूजा का आयोजन महिलाओं के द्वारा हमेशा ही किया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस डे यानी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे किस दिन पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी इसके प्रति, कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान को चलाया जाता है। अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, तो 4 फरवरी हो जाएगा। फिर अगला रहेगा आपका, भारत ने 2015 से 2023 तक की टीबी की घटनाओं में, यानी ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है, इसकी घटनाओं में कितने प्रतिशत तक की कमी को हासिल किया है? यानी इसमें जो टीबी की बीमारी है उसमें कितने प्रतिशत कटौती हुई है, लोगों में सुधार हुआ है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 17.7% की कमी देखी गई है 2015 से लेकर के 2023 तक की। टीबी को इरेडिकेट करने का, यानी खत्म करने का जो इंडिया का ईयर हो जाएगा, वह 2025 का टारगेट रखा गया है। यानी इंडिया का टारगेट ये है कि टीबी पूरी तरह से भारत के अंदर 2025 तक की हमें खत्म कर देना है, या टीबी की जो बीमारी है उससे 2025 तक भारत को मुक्त करवा देना है। इसके लिए कई सारे प्रोग्राम्स को भी चलाया गया है। अभी हाल ही में पिछले साल टीबी हारेगा और देश जीतेगा, इस कैंपेन को, इस प्रोग्राम को द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा चलाया गया था टीबी दिवस पर। इन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया था, या इस कैंपेन को शुरू किया था। अगर आपसे पूछा जाता है टीबी दिवस कब होता है, तो 25 मार्च को हमेशा हर साल ही टीबी डे के रूप में, या टीबी अवेयरनेस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप ज्यादा से ज्यादा
लोगों तक की हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक एंड कमेंट भी जरूर कीजिए। आप सभी के सपोर्ट से ही यह आगे बढ़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।